अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। ख्वाहिश थी तो अजीब ही, लेकिन थी इतनी शदीद कि रोज़ बरोज़ मेरे अंदर जड़ पकड़ती जा रही थी। ख़ास तौर पर जब जब मैं अनम भाभी की ख्वाहिश पूरी होते देखती, मेरे अंदर की ख्वाहिश भी हसरत का रूप धारने लगती। हाँ, तो ख्वाहिश ये थी कि काश मैं भी जाहिल होती, अनपढ़ होती, लफ्ज़ों, हरफों, हिकमतों से ना आशना होती, बिल्कुल अनम भाभी की तरह। ये ख्वाहिश मेरे अंदर अनम की शादी नहीं बल्कि मेरी अपनी शादी के बाद पैदा हुई। अनम मेरे चाचू की बेटी और अलिफ बे से भी ना आशना थी। हमारा अपने चाचू से मिलना मिलाना कम था। वैसे भी मेरे पापा अपनी जॉब और हम सब बहन भाई अपनी अपनी पढ़ाई में इस कदर मगन होते कि कहीं आने जाने का वक्त बहुत कम निकाल पाते। यूं रिश्तेदारों से हमारी मुलाकातें कई सालों बाद चंद लम्हों के लिए होती। शादी से पहले अनम से मेरी 2-4 वाजबी सी मुलाकातें हुई थी। फिर जुनैद से उसकी शादी हो गई। जुनैद उनकी फैमिली फ्रेंड्स में से था। बमुश्किल इंटर पास जुनैद किसी प्राइमरी स्कूल में नायब कासिद था। मैंने अनम की शादी पर ही इस फैमिली को देखा था। खासे डिसेंट लोग थे। अनम यकीनन खुशकिस्मत थी। आजकल के दौर में जब एमए पास लड़कियां घर बैठी रिश्तों के इंतज़ार में बूढ़ी हो रही हैं, वहीं अनम वक्त पर और निस्बतन अच्छी फैमिली में घर बार की हो गई थी। अनम की शादी को 2 साल हो चले थे। हमारा इतना आना जाना चूंकि नहीं था, सो इधर उधर से उसके अपने घर खुश होने की खबरें मिलती। और फिर आने वाले दिन हैरान कुन थे, क्योंकि जुनैद से छोटे बुरहान का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मैं एमकॉम के पेपर से फरागत के बाद कुछ और करने का सोच ही रही थी कि ना सिर्फ बुरहान का रिश्ता आया, बल्कि उन लोगों ने बहुत जल्दी भी मचाई हुई थी। अनम ने तो खासकर पापा को फोन करके आंखें बंद करके इस रिश्ते के लिए हामी भरने का कहा। बुरहान निजी कंपनी में आला ओहदे पर फाइज थे। तालीम भी अच्छी खासी थी। सो पापा ने भी रस्मी तौर पर सोचने और छान फटक करने के बाद खानदान वालों से मशवरा करके रिश्ते के लिए हामी भर ली। बुरहान को अगरचे अनम की शादी पर मैंने देख रखा था, मगर मुझे खास शक्ल याद न थी, ना ही शक्ल फिर से देखने की आरज़ू। दरअसल मुझे अपने पापा पे मुकम्मल भरोसा था। और फिर महज 3 माह के कलील अरसे में ही मैं ब्याह कर बुरहान के संग चली आई। पहले 2-3 माह तो दावतों, मुलाकातों और हनीमून में गुजर गए, और रावी घर बैठे चैन ही चैन लिखता रहा। फिर ससुराल और आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर अनम भाभी की असलियत मेरे सामने आने लगी। वो यूं कि मुझे अंदाज़ा हो गया अनम भाभी को अपनी बात मनवाना खूब आती थी और अपनी मनवा के छोड़ती थी। भले रो पीट के, शोर डाल के, भड़ास निकाल के जो चाहे मनवा लेती। और बात जब मेरी आती तो बदले में एक ही बात कही जाती, भाई तुम तो पढ़ी लिखी हो ना। और बुरहान, उन्हें तो पहले ही दिन मुझे बावर करवा दिया था कि आंसू लाख औरत का हथियार सही, लेकिन उसे सख्त चिढ़ थी। सो मेरा रोना धोना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कभी भूले से भी मैं आंसुओं का ये हथियार उनके मुकाबिल इस्तेमाल करने की कोशिश ना करूं। अनम भाभी कभी अपनी किसी जिद की खातिर रो रही होती तो बुरहान अंदर मुझे उल्टा सुनाने लग जाते कि देखो कैसे भोंडे तरीके से अपनी बात मनवा रही हैं। सो मैं चाहते हुए भी अपना ये हथियार अपने अंदर ही कहीं दफन कर बैठी और ये समझ लिया
کہ زندگی بھر کے لیے میرے آنسو ناقابل استعمال ہتھیار ہیں۔ یوں گھر کی بیشتر ذمہ داریاں بھی مجھ پہ ہی ڈال دی گئیں، کیونکہ میں پڑھی لکھی جو تھی۔ یوں صفائی ستھرائی کے لیے تو ملازم آ جاتی تھی، مگر کھانے کی مکمل ذمہ داری میری تھی۔ کہنے کو تو یہ ایک ہی کام تھا، مگر میں دن بھر ہلکان ہوئی رہتی۔ صبح سب کو الگ الگ ان کی پسند کا ناشتہ بنا کر دینا حقیقتاً مجھے تھکا دیتا۔ بھاگ بھاگ کے ہلکان ہو جاتی۔ صبح اٹھتے ہی اپنے سسر کو چائے دینا، ساس کو وضو کروا کے جائے نماز بچھا کر دینا، پھر میں خود نماز پڑھتی، برہان کے کپڑے نکال کے رکھتی، اپنے دیور کے کپڑے پریس کرتی۔ تب تک میری ساس نماز اور ذکر اذکار سے فارغ ہو چکی ہوتی۔ انہیں چائے اور چائے کے ساتھ رس یا کسی ہلکی پھلکی چیز کا ناشتہ دیتی۔ دیور کو ہر روز پراٹھا چاہیے ہوتا، تو سسر جی کو پراٹھا رات کے بچے سالن کے ساتھ اور ساتھ میں کچھ میٹھا بھی چاہیے ہوتا تھا، اور پھر سے چائے۔ ابھی یہ سب نمٹا ہی رہی ہوتی کہ برہان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ کبھی میچنگ ٹائی نہیں تو کبھی جرابیں، اور ناشتہ بھی ہر روز مختلف، کبھی پراٹھا اچار دہی، کبھی کھچڑی شوربے کے ساتھ، تو کبھی دلیا یا بریڈ ہاف فرائی انڈے کے ساتھ۔ اوپر سے ان کے نخرے الگ، پراٹھا موٹا ہے، انڈے میں نمک زیادہ ہے، انڈا کچا ہے، شرٹ ٹھیک سے پریس نہیں ہوئی، پینٹ کی کریز نہیں بیٹھی۔ اگر کبھی یہ سب ٹھیک ہو بھی جائے تو میرے حلیے میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آ ہی جاتا۔ ہاتھ ٹھیک سے دھو لیا کرو، پیاز کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، آٹا لگا ہے، بال الجھے ہیں۔ غرض 9 بجے جب وہ آفس کے لیے نکلتے تو میں تھک کے چور ہو چکی ہوتی، اور انم خراما خراما کمرے سے نکلتی، اپنے لیے اور جنید بھائی کا ناشتہ بناتی۔ جنید بھائی حسب معمول روز لیٹ ہوتے، اور ناشتہ کرتے ہی انم گڑاپ سے بستر میں، اور میں ماسی کے سر پر۔ سب کام اپنی نگرانی میں کرواتی، اور یوں لنچ کا ٹائم ہو جاتا۔ سبزی، چکن، سالن، چاول، سلاد، کباب سب میری ذمہ داری ہوتے۔ انم این ٹائم پر نکلتی، آٹا گوندتی، روٹیاں پکاتی، نہا دھو کر فریش نکھری ستھری ڈائننگ ٹیبل پر آ جاتی، جبکہ مجھے تو اکثر نہانے کا وقت نہ ملتا۔ کھانے میں کچھ کمی ہو جاتی تو بھی سارا الزام مجھ پہ۔ انم ذمہ داریوں سمیت ہر چیز سے بری ذمہ تھی، کہنے کو پڑھی لکھی جو نہ تھی۔ کبھی کسی بات پر میں نہ سمجھی کا اظہار کرتی تو مجھے حیرت سے ٹوکا جاتا، ارے تم تو اتنی پڑھی لکھی ہو، تب بھی نہیں پتا۔ اکلوتی نند کے نخرے اٹھانا بھی میری ذمہ داری تھی، اور اکلوتی نند کی اکلوتی بیٹی کے نخرے تو الامان۔ ایک بار مجھے مہندی لگانے کا کہا، بیٹا مجھے تو مہندی لگانی نہیں آتی۔ میں نے شائستگی سے اسے گود میں بھر کے کہا، ہیں تمہیں مہندی لگانی نہیں آتی؟ اتنی پڑھی لکھی ہو، آج کل کی لڑکیاں تو ہر کام کرنا جانتی ہیں۔ میری ساس نے ناک پہ انگلی رکھ کر اس درجے تعجب سے کہا کہ میں ناک تک شرمندہ ہو گئی۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اب بندہ پوچھے اسکول کالجز میں مہندی لگانا کب سکھایا جاتا ہے؟ نہ تو میں نے کوئی بیوٹیشن کورس کر رکھا تھا۔ انم بھابھی البتہ ہر ویکنڈ پر جنید بھائی کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے جاتی یا کہیں گھومنے پھرنے۔ میں باوجود خواہش کے ایسا نہ کر پاتی۔ ایک تو برہان کو یہ سب پسند نہ تھا، اور ویسے بھی مجھ پہ تو ایک ٹیگ لگا دیا گیا تھا جس کے بعد میں عام اور نارمل انسانوں والی کوئی بھی خواہش نہیں کر سکتی تھی۔ انم کی شادی میری شادی سے 2 سال پہلے ہوئی تھی، مگر اللہ ہم پر بیک وقت مہربان ہوا تھا۔ خوشخبری سن کر انم کے پاؤں تو زمین پر نہ ٹکتے تھے، گھر بھر میں وہ اڑتی پھرتی۔ میں البتہ ایسی بے پایاں خوشی کا اظہار بے ساختہ نہیں کر سکتی تھی۔ ظاہر ہے میرے تعلیمی تقاضے تھے۔
अनम हर 15 दिन बाद चेकअप करवाती। ड्रिप्स, अच्छी और सेहत बख्श अद्वियात, फल, दूध, सब अनम भाभी के लिए वाफर था। जबकि मुझे चेकअप करवाए 1.5 माह हो चुका था। इस पर मेरी सास बड़मिला कहती थी, भाई वो तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं, इसलिए उसे हर वक्त डॉक्टर की हिदायत की ज़रूरत है। तुम ठहरी पढ़ी लिखी, तुम तो अपना ख्याल खुद रख सकती हो ना, तुम्हें डॉक्टर्स या अद्वियात की भला क्या ज़रूरत। ऐसे में मैं सोचती, पढ़ा लिखा होना इंसान को इंसानियत से निकाल देता है क्या? इल्म के फ़ायदे तो बहुत सुन रखे थे, इल्म का कोई नुकसान भी होता है? मुझे अब जाकर शादी के बाद ही अंदाज़ा हो पा रहा था। जबकि मेरे पापा कहते थे कि इल्म पुल होता है, जैसे एक पुल के नीचे छलनी लगती है कि साफ पानी गुजर जाए, गंद वहीं रुक जाता है, ऐसे ही इल्म इंसान के अंदर पुल का काम करता है, साफ एक तरफ, गंद एक तरफ। लेकिन मुझे लग रहा था इल्म वाकई पुल है, रुकावट है, जो कभी पानी तक को भी गुजरने नहीं देता। मेरा शदीद जी चाहता किसी बात पर जिद करने को, किसी ख्वाहिश की तकमील तक मचलते रहने को, रो के दिल की भड़ास निकालने को, अपनी मनमानी को। लेकिन मैं ये सब न कर सकती थी, क्योंकि अपने ससुराल वालों के बकौल मैं एक पढ़ी लिखी दानी बीनी लड़की थी। ऐसे में एक ही हसरत मेरे अंदर सर उठाती कि काश ऐसे पढ़े लिखे होने से तो मैं भी जाहिल ही होती। चलो, माँ बाप ने स्कूल डाल ही दिया था तो कुन ज़हन निकलती, पढ़ के ही ना देती। लेकिन मैं तो ऐसी ज़हीन थी कि इब्तदाई जमातें साल में 2 पास कर जाती। जहानत यूँ हर जगह फ़ायदा देती है, पर सच कहूँ तो ससुराल में नहीं। ससुराल में भला जहानत का क्या काम? ससुराल में तो इल्म भी बेफ़ायदा होता है। ससुराल के लिए तो एक ही चीज़ काफ़ी होती है, समझौता और इंसान का बेजुबान होना। मुझे लगता अगर मैं जाहिल होती तो अब से कहीं खुशहाल होती। वक्त की फिर एक ही अच्छी रविश है जो अज़ल से कायम है और ताअबद कायम रहेगी कि भले कैसा भी हो गुजर जाता है। अब भी बुरा या भला गुजर गया था। खुदा ने मुझे रहमत और नेमत दोनों से नवाजा था। अनम भाभी के यहाँ बेटा हुआ था। मेरी जिम्मेदारियों में कई गुना इजाफा हो गया था। पहली बार में जुड़वा बच्चों को संभालना बेहद कठिन था। ऊपर से मेरी इकलौती नंद बेवा होकर यहीं आ गई, मेरे पास ही। फिर मैंने अपनी जिंदगी त्याग दी थी। अब फकत मेरी एक ही हसरत थी कि मेरा इल्म कभी तो मुझे फ़ायदा दे, कभी तो किसी बात का एडवांटेज मिले कि हाँ ये पढ़ी लिखी थी। अना मुझसे कहीं बेहतर जिंदगी गुजार रही थी। इल्म अगर अपना खराज मांगता है तो यकीन मानिए मैं दे रही थी। इल्म का तावान भुगत रही थी। सारा दिन अपने जुड़वा बच्चों के पीछे पीछे भागना मुझे बेहाल कर देता था। तभी मेरे ससुर ने जायदाद सब में बराबर बांट दी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि शहर के वस्त में अच्छा वाला प्लॉट हमें मिलता। मैं अपनी मर्जी से तामीर करवाती, अपने घर को सजाती संवारती, अपने बच्चों और मियाँ के साथ अकेले एक छत तले रहती। और ये एहसास मेरे लिए बहुत खुशकुन था। सबसे बढ़कर ये भी कि अपने बच्चों की तरबियत मैं अपनी मर्जी से कर पाती। मगर अनम भाभी ने अपनी मशहूर ज़माना रोने और जिद वाली आदत से प्लॉट अपने हिस्से में करवा लिया। एक जो छोटी सी ससुराल वाली जान छूटने की उम्मीद बंधी थी, वो भी मादूम हो गई। अनम ने प्लॉट तामीर करवाया और वहीं शिफ्ट हो गई, जबकि बुरहान ने ऊपरी पोर्शन तामीर करवा लिया। हम लोग अपने आबाई घर में ही ऊपर शिफ्ट हो गए, मगर घर के तमाम कामों के सिलसिले में बेशतर वक्त मेरा नीचे ही गुजरता। मेरे बच्चे अबीर और अहमद अपनी फूफो की बेटी से दिन भर खेलते। वो गांव की पली बढ़ी मेरे सिखाए सब मैनर्स मेरे बच्चों से छीन छान मट्टी में दबा देती।
दिन भर लॉन की खुदाई में मेरे दोनों बच्चों को भी अपने साथ मिट्टी में रोले रखती। अबीर और अहमद दिन भर मिट्टी में लथपथ नजर आते और आंख बचाते बाहर निकल जाते। यूं गली के बदतमीज बच्चों के साथ खेलते। मैं किचन में झटपट सब छोड़ के आती, उनको नहला के कपड़े बदलवाती। दिन में कोई 4 बार उनके कपड़े बदलवाती। और ऐसे में सास की बातें कि भाई छोड़ो, बच्चे हैं, खेलने दो, खेलेंगे तो ही मजबूत बनेंगे। और वो वाकई बच्चे थे, मगर क्या करती मैं कि मैं उनकी माँ थी और बदकिस्मती से पढ़ी लिखी भी थी। आने वाले दिनों में अबीर और अहमद स्कूल जाना शुरू हो गए थे। मेरी जिम्मेदारियां अलबत्ता जूं की तूं थी। दिन भर काम निपटाती, बच्चों की फरमाइशें पूरी करती और फिर शाम को अपनी निगरानी में उन्हें होमवर्क करवाती। दोनों ज़हीन थे और पढ़ाई के शौकीन भी। अब वक्त गुजरने के साथ उनकी शरारतें भी कम हो चली थी। रात में अक्सर अनम भाभी चली आती। उनकी बेफिक्री देख के मुझे रश्क आता। अक्सर तो अकेली चली आती कि दिल घबरा रहा था। 4 साला हाशिम की बार मैं इस्तफसार करती तो कहती कि खेल रहा था घर पर, सो से वहीं छोड़ आई। उन्हीं दिनों फरहान की शादी का शोर मचा। दूर पार की रिश्तेदार थी जिसे पसंद किया गया कि आखिर को छोटे बेटे की शादी थी, सो घर में खूब रौनक लगी हुई थी। मेहंदी की रात थी। मैं उल्टा सीधा और बहुत मुश्किल ही तैयार हुई, मेहमानों को भुगताने में जो लगी हुई थी। अबीर सब्ज और गुलाबी गरारा पहने दादी के साथ बैठी थी, जबकि अहमद अपने चाचू के साथ साथ था। अनम हस्बे मामूल खूब भड़कीले लिबास और मेकअप ने महफिल के दरमियान बैठी कहकों में मसरूफ थी। यूं कहा जाए तो जाने महफिल बनी हुई थी। हाशिम अलबत्ता खूब तंग करता फिर रहा था। मेहंदी की प्लेटों से भुरभुरी मेहंदी लाता और खवातीन पर उछाल देता। उसने एक ही ये हरकत शुरू कर रखी थी। कनीज खाला जो कि काफी देर से ये सब देख रही थी, बिलाखिर उन्होंने बगैर किसी लिहाज किए अनम को खूब खरी खरी सुनाई, मगर वो अनसुनी करती बैठी रही। जबकि मैं अपनी सास और कनीज खाला को चाय देने आई तो दोनों बातों में मसरूफ थी। कप पकड़ के मुझे भी पास बिठा लिया। तभी कनीज खाला बोली, किश्वर, तुम्हारी बहू आयशा तो हीरा है हीरा, इतनी तमीज वाली, जिम्मेदार, फर्ज शनास, और बच्चे देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह, तरबियत तो साफ नजर आ रही है। भाई दिल खुश हो गया तुम्हारे बच्चों को देखकर, उनका उठना बैठना, बड़ों से मुखातिब होना, माशाल्लाह। जाहिर है भाई पढ़ी लिखी जो है। मेरी सास मेरे सर पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कह रही थी। वो और भी मेरी तारीफें कर रही थी, मगर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज की तकरार समझ आ रही थी। जाहिर है भाई पढ़ी लिखी जो है, पढ़ी लिखी। और आज पहली दफा मुझे लग रहा था कि मैंने इल्म का खराज मुकम्मल चुका दिया। वो जो सारी जिंदगी मेरे दिल में अनम को देख के एक हसरत रही थी कि काश मैं भी जाहिल होती, जाहिल नहीं तो कुन से नहीं होती। आज मुझे नदामत थी कि मैंने कभी भूले भटके भी ऐसी गुमराह कुन ख्वाहिश क्यों की कि जहालत और तालीम तो अंधेरे और उजाले की तरह से हैं। कभी अंधेरा उजाले पे गालिब नहीं आ सकता। हाँ, अलबत्ता अंधेरा कैसा भी गहरा क्यों ना हो, उजाले की एक हल्की सी किरण भी उसका सीना चीर कर फाड़ कर अपने वजूद का एहसास दिला देती है। पढ़ा लिखा इंसान भी तारीक माहौल में रोशन सवेरे की मानित होता है। सो हो सके तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाइए, और सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि उनकी अच्छी तरबियत भी कीजिए, क्योंकि भले बेटा हो या बेटी आज अगरचे आपके खानदान का हिस्सा है, मगर कल को
انہیں اپنا مکمل ایک خاندان چلانا ہے، اور یہ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاندان تعلیم یافتہ اور باشعور ہو۔ بے شک تعلیم ہی شعور کی بنیاد ہے۔